ठीक है जी, फिलहाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है जी, यूनिट नंबर 1 तक की बातें हो गई थी। जो यूनिट नंबर 4 है और इवन जो इसके अगली यूनिट है यूनिट नंबर 5, वो किस बारे में है? तो यूनिट नंबर 4 है आपकी कि परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बना किस लिए था? तो कभी ना कभी परफॉर्म भी होगा। तो परफॉर्म कौन करेगा? अगर परफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? साथ ही साथ कब हम किस चीज को कहेंगे कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है, और अगर पार्टली परफॉर्म होगा तो क्या होगा? और अगर बाय चांस परफॉर्म ना हुआ तो वो वाली बातें थोड़ी कम रहेंगी इस यूनिट के अंदर, क्योंकि उससे रिलेटेड बातें रहेंगी इससे अगली यूनिट के अंदर, जो है ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जहां ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं हुई, एक तरह से उसकी टर्म्स एंड कंडीशन का उल्लंघन कर दिया, ब्रीच का मतलब तोड़ना, वॉयलेट कर दिया, तो क्या क्या बातें रहेंगी? तो जो रेमेडीज, डैमेजेस, कंपनसेशन की बातें रहेंगी वो इससे अगली यूनिट के अंदर रहेंगी, यूनिट नंबर 5 के अंदर। तो इस यूनिट के अंदर तो यही रहेगा कि परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय हुम, कौन कर सकता है परफॉर्म। तो कौन कर सकता है का मतलब जिसने वादा किया है वही निभाएगा, लेकिन क्या उसके घर वाले भी निभा निभा सकते हैं? कभी कभी अगर बाई चांस जो प्रोमिसर है वो इस दुनिया में ही नहीं रहा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से पहले, तो क्या उसके घर वाले भी निभा सकते हैं उसके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट को? तो कभी कभी हाँ, कभी कभी ना। तो ऐसे करके कुछ बात। साथ ही साथ कई बार जॉइंट प्रोमिसर भी होते हैं, यानी कि किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए एक ने नहीं बल्कि एक से ज़्यादा पर्सन ने वादा किया होगा। जैसे कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है, तो वहां पर तो जॉइंट प्रोमिसर होते हैं एक तरीके से। जहां एक पार्टनरशिप फर्म में अगर 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो तीनों की ही जिम्मेदारी बनती है मिलकर कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें। लेकिन अगर बाई चांस कोई एक अगर बोले कि हाँ मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा? तो ऐसे करके कुछ बातें रहेंगी। इनमें राइट्स क्या रहेंगे सामने वाली पार्टी के, वगैरह वगैरह। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का वक्त और जगह क्या होती है। साथ ही साथ कुछ एडिशनल टॉपिक रहेंगे ये वाले कि परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की कुछ बात, एक एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की बात, एंड देन उसके बाद में आखिरी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कि कब बोलोगे आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज का मतलब काफ़ी हद तक कह सकते हैं खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने का एक कारण तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही है। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया तो खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक और कारण रहेंगे, तो वो सारे के सारे कारण इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यही बात करनी है हमें कि इसका मतलब क्या होता है, जहां कितने तरह की परफॉर्मेंस होती है। तो 2 तरह की परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके की हो सकती है, कहने को कह सकते हैं। इसके बेसिस पे ही आगे के सारे रूल्स बने हुए हैं। जहां परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, आपने पूरा कर दिया। फुलफिल करना मतलब पूरा कर देना, कंप्लीट कर देना। कंप्लीट कर देना, क्या कंप्लीट कर दी? जो भी बाध्यताएं थी, जो भी ओब्लिगेशंस थी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब फुलफिलमेंट, पूरा कर देना, कंप्लीट कर देना। जो भी ओब्लिगेशन, आप सामान बेचने की, सामान खरीदने की, पेमेंट करने की, पैसा पे करने की, जो भी आपकी थी। लिखा हुआ है द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। ये परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म मतलब कि या तो परफॉर्म कर देंगी या फिर परफॉर्म करने का ऑफर दे रही हैं। अब यहाँ ऑफर शब्द का मतलब वो वाला ऑफर नहीं है बिल्कुल भी। कौन सा ऑफर? कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले जो ऑफर दिया जाता था, जिसकी सहमति दी जाती थी, ये वो वाला ऑफर नहीं है। यहाँ तो बात चल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही चुका है, लेकिन जैसे ही कोई ना कोई एक जो वक्त आपने डिसाइड किया होगा, जगह तय की होगी कि हाँ इस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, इस दिन मैं सामान बेचूंगा, या इस दिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ है पेंटिंग करने का तो मैं पेंटिंग करके दिखाऊंगा, या डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग परफॉर्मेंस। तो ऑफर टू परफॉर्म, ये बाद वाली बात चल रही है। तो लिखा हुआ है द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म, या तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया, या ऑफर टू परफॉर्म, उन्होंने परफॉर्म करने का ऑफर दे दिया है, यानी अपनी तरफ से वो तैयार है परफॉर्मेंस देने के लिए फॉर देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस, जो भी उन्होंने वादा किया था। अनलेस, जब तक कि सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड, जब तक कि अगर पहले ही अगर बाई चांस परफॉर्मेंस डिस्पेंस्ड हो जाए। डिस्पेंस्ड का मतलब भी क्या? एक तरह से डिस्चार्ज हो जाना, खत्म हो जाना, या फिर एक्सक्यूज्ड,
अंडर द प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्सक्यूज का मतलब भी कि ठीक है अब इस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो कि अगर नहीं भी करो तो काम चल जाएगा। तो ये जो बाद वाली बात लिखी है ये तो यही लिखी है कि आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, आप ऑफर टू परफॉर्म दे सकते हो। और ये दो बातें बेसिकली इन्हीं दो टाइप ऑफ परफॉर्मेंस को लेके लिखी हुई हैं कि आप परफॉर्मेंस दे सकते हो या फिर आप परफॉर्मेंस देने का ऑफर दे सकते हो कि हाँ मैं परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक काम से पहले आपको करना पड़ेगा कि पहले ही वो परफॉर्मेंस डिस्पेंस ना हो जाए। अभी डिस्पेंस का क्या मतलब हुआ, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट ही पहले ही पार्टीज खत्म ना कर दें। तो बेसिकली उससे पहले आपको काम करना पड़ेगा। अब ये वाली बातें धीरे धीरे हमें समझ में आएंगी। पहले जरा ये कुछ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जहां लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि है मे बी एक्चुअल और मे बी अटेम्प्टेड। एक्चुअल मतलब सब कुछ सही तरह से जैसे तय किया गया था बिल्कुल वैसे ही, जिस वक्त तय किया गया था, जिस जगह तय किया गया था बिल्कुल वैसे ही। और अटेम्प्टेड तो नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ तो सिर्फ कोशिश की जाएगी परफॉर्मेंस देने की, कामयाबी हासिल नहीं होने वाली। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस तो क्या रहने वाला है, वेयर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन, उसने कर दिया है, व्हाट ही हैड अंडरटेकन, जो उसने करने का वादा किया था, टू डू, और आइदर ऑफ द पार्टी, या किसी अगर एक पार्टी ने भी फुलफिल कर दी है अपनी ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ टाइम एंड इन अ मैनर प्रेस्क्राइब्ड। यानी मुद्दे की बात की जो नॉर्मली परफॉर्मेंस है, जो नॉर्मल परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस है। किसी भी पार्टी ने अपनी तरफ से अगर काम कर दिया है तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस है। हाँ, विद इन अ टाइम एंड इन अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर। एक्स ने बोरो किया 5 लाख रुपए वाई से और विद ए प्रॉमिस टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। एक्स ने रिपे भी कर दिया जो पैसा था वो ड्यू डेट के अंदर अंदर। तो जैसा तय हुआ था, जैसा कहा गया था वैसा ही हो गया है। दिस इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस। दूसरी जो की चीज है जो कि है एक तरीके से क्या, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या इसी ही चीज को मैं कहूंगा क्या, ऑफर टू परफॉर्म। ऑफर टू परफॉर्म या इसी ही चीज को हम लोग कहेंगे टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। तो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस हो, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो, ये सभी की सभी एक ही बात है। सभी के बीच में शब्द लगा दिया और, तो ये सारी की सारी एक ही बात है। जहां पर लगभग लगभग कुछ बात रहेगी कि परफॉर्म करने के लिए एक पार्टी रेडी तो है बट किसी कारण से दूसरी पार्टी शायद मना कर रही होगी या किसी कारण से वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ए प्रॉमिस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू बी, उसने वादा किया कि मैं आपको सामान भिजवा दूंगा। ए टेक्स द गुड्स टू अपॉइंटेड प्लेस ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, बट बी ने रिफ्यूज कर दिया टू टेक द डिलीवरी। अब देखो अगर सपोज करो हम बात करें, क्या बात करें कि ए ने बी को सामान भिजवाने का वादा किया है और ए भी ना भिजवा पाए और बी को भी सामान नहीं मिला, तो यहां पर तो हम कहेंगे कि ऑफर टू परफॉर्मेंस भी नहीं है। लेकिन अगर एक प्रोमिसर अपने प्रोमिस पूरा करने का जो कि है बात बोल रहा है लेकिन दूसरा मना कर रहा है, तो ऐसे में ये जो पार्शियल वाली बात चल रही है तो उसको कहेंगे हम ऑफर टू परफॉर्म। या अगर सामने वाली पार्टी मिस्टर बी वो पैसा पे करने के लिए तैयार है, उसका तो वादा इतना ही था कि मैं आपको 1 लाख रुपए पे कर दूंगा जैसे ही आप सामान भिजवा देंगे। अगर ये बाद में भी अपना 1 लाख रुपए पे करने के लिए तैयार है लेकिन सामने वाला ही सामान भिजवाने को तैयार नहीं है तो वो भी है ऑफर टू परफॉर्म। तो यानी कह सकते हैं कि जहां पर कोई एक पार्टी तो कह रही है कि मैं तो परफॉर्म करना चाहते हैं लेकिन दूसरी पार्टी मना कर रही है, तो तब कहेंगे हम ऑफर टू परफॉर्म। और ऐसे सिचुएशन में पक्की बात है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म पूरी तरह से हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो क्या किसी पार्टी की कोई गलतियां रही होंगी, तो यस रही होंगी। जो पार्टी ऑफर टू परफॉर्म दे रही है कि हाँ भाई मैं परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन वो जो सामने वाली पार्टी है जिसके नेग्लिजेंस, जिसके मना करने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाया, वो है एक बुरी पार्टी जिसकी वजह से हो रहा है पहले वाली पार्टी को नुकसान। तो वो बाद में कुछ डैमेजेस कंपनसेशन कुछ मांग सकती है, जो उससे अगली यूनिट के अंदर पढ़ेंगे हम क्या क्या। तो बेसिकली दिस इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एज ए द प्रोमिसर हैज डन, उसने तो वो कर दिया है जो उसने कहा था करने के लिए। ऐसे में ए के पास हक आ जाएगा कुछ 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 कि जो भी डैमेजेस कंपनसेशन वो बी से ले सकता है। तो लिखा हुआ इट मे हैपन समटाइम, ये कभी कभी होता है, व्हेन परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू, जैसे ही परफॉर्मेंस ड्यू हुई तो प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म, वो ऑफर देता है कि ठीक है मैं परफॉर्म करना चाहता हूं, लेकिन जो प्रोमिसी है, प्रोमिसी वो रिफ्यूज कर देता है टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। तो ऐसे में अगर कोई
लॉजिकल कारण नहीं है, तो ऐसे में जो सामने वाली पार्टी, जो पहली पार्टी होगी जिसने ऑफर टू परफॉर्म किया होगा, तो वो डैमेजेस क्लेम करने का हक रखती है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस सीधा सा है कि सब कुछ जैसे तय हुआ था वैसे ही हुआ है। ऑफर टू परफॉर्म मतलब जैसे तय हुआ था वैसे करने का, एक पार्टी तो करने को तैयार है लेकिन दूसरी पार्टी करने को मना कर रही है। तो ये सबसे पहली चीज थी हमारी परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को लेके। देन इसके बाद में आमतौर पर कब कहेंगे हम कि कोई भी जो एक परफॉर्मेंस हुई है या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुई है, जब कहीं भी कोई भी परफॉर्मेंस हुई है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुई है, तो वो बिल्कुल सही हुई है। तो व्हाट आर द वेरियस कंडीशन फॉर अ वैलिड परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्मेंस? तो पहली बात, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। अब अनकंडीशनल मतलब जिसमें कोई कंडीशंस ना हो, यानी यहां कहने का मतलब है कि कोई भी एडिशनल कंडीशंस आपको नहीं लगानी। कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त आपने कुछ कंडीशंस तय की होंगी कि हाँ भाई इस तरह का सामान भिजवा देना, उस तरह का सामान भिजवा देना, उस डेट पर भिजवा देना, उस जगह पर भिजवा देना। देखा जाए तो ये सब कुछ कंडीशंस ही हैं, लेकिन ये सब कुछ टेक्निकली टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट की। तो वो सभी की सभी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, उसको लेकर सहमति बनी थी, उसको लेकर कंसिडरेशन पे हुआ था। तो आगे चलकर जब परफॉर्म करोगे आप, तो बाद में अनकंडीशनल परफॉर्मेंस देनी है आपको। जो पहले कंडीशंस तय हुई थी उन्हीं को ध्यान में रखकर ही परफॉर्म करना है। अगर आपने आगे चलकर कोई भी एडिशनल कंडीशंस लगाई और उसको एडिशनल कंडीशंस के साथ में परफॉर्म करने की कोशिश की, तो वो एक वैलिड परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। अगर ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सामान भिजवाने का, अब ए बोल तो रहा है क्या कि मैं सामान भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सामान भिजवा दूंगा, लेकिन वो जो है सामान के अंदर उसने कुछ क्वालिटी वाइज चेंजेस कर दिए। तो क्या ये बोल सकेंगे हम कि ए ने तो अपनी तरफ से तो ऑफर टू परफॉर्मेंस दे दी, उसने तो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दे दी, बी रिफ्यूज कर रहा है, तो बी से हम डैमेजेस कंपनसेशन ले पाएंगे? तो जवाब है ना, नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि इसने एक वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं दी, क्योंकि इसने गुड्स के अंदर कुछ अडल्ट्रेशन कर दिया, कुछ मिक्सिंग कर दी, कुछ दूसरी क्वालिटी का सामान भिजवा दिया, जैसा तय हुआ था वैसा नहीं किया। तो बेसिकली उसने टर्म्स में चेंजेस कर दिए। उसकी जो परफॉर्मेंस रही है वो रही तो है लेकिन कंडीशनल रही है। यह जरूरी भी नहीं कि गुड्स की क्वालिटी में ही चेंजेस आए। ऐसा भी हो सकता है जो तय वक्त था, जो तय दिन था, उसने तय दिन पर नहीं भिजवाया बल्कि बाद में भिजवा रहा है, या जो जगह तय की गई थी उस जगह पर नहीं भिजवा रहा, बाद में किसी दूसरी जगह पर भिजवा रहा है। तो अगर दूसरी जगह पर भिजवा रहा है, अगर बी एग्री हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बी एग्री ना हो, कि वो बोले कि भैया मैंने तो बोला था कि नोएडा वाली ब्रांच में भिजवाना और इसी बात पे एग्री हुए थे, अब तुम यहाँ सीपी वाली ब्रांच में क्यों भिजवा रहे हो? ये पास है इसलिए नहीं, उसी वाली ब्रांच में भिजवाना है, और अगर नहीं भिजवा रहे वहां पर, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्या मिस्टर ए के पास में कोई भी डैमेजेस क्लेम करने का हक रहेगा? तो जवाब है ना, क्योंकि लीगली इसने कोई वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दी ही नहीं है। तो जो परफॉर्मेंस है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। अनकंडीशनल शब्द का यहां पर सीधा मतलब है कि फर्दर आप कोई एडिशनल कंडीशन अटैच नहीं कर सकते हो। इसके अलावा ये तो काफी ज्यादा बेसिक सी ही बातें हैं। जो अगली बातें लिखी हुई हैं क्या, कि परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल देनी पड़ेगी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाई किया होगा, क्या स्पेसिफाई किया होगा कि हाँ भाई किस जगह पर आप भिजवाओगे और किस वक्त पे आप भिजवाओगे। और अगर स्पेसिफाई किया होगा तो स्पेसिफाइड प्लेस और स्पेसिफाइड वक्त पे आपको भिजवाना पड़ेगा। और अगर स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो क्या स्पेसिफाई अगर नहीं किया होगा तो क्या ऐसी सिचुएशन में जो सामने वाली पार्टी है वो कभी भी और कहीं भी सामान भिजवाने का हक रखती है? तो जवाब है ना। ऐसे सिचुएशन में भी आपको बेसिकली जो उसका बिजनेस प्लेस होगा वहीं पर ही भिजवाओगे ना, यूं थोड़े ना कि कहीं भी भिजवा दोगे। भाई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग जो उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की होती है वहां पर आप भिजवाओगे और बिजनेस आवर्स में भिजवाओगे। और ये थोड़ी ना कि हाँ आप रात को 10 बजे 12 बजे बोल रहे हो कि हाँ मैं ले आया सामान। ये क्या होता है? बिजनेस आवर्स में भिजवाओगे। बिजनेस आवर्स क्या होते हैं? बिजनेस आवर्स वही मतलब रफली 9 सुबह 9 10 बजे और रात के कुछ 7 बजे के आसपास तक, बस बात खत्म। उसके बाद तो बिजनेस आवर्स खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाई किया गया है वक्त और जगह, तो उस स्पेसिफाइड जगह और वक्त पे आपको सामान भिजवाना है। और अगर स्पेसिफाई भी नहीं किया है तो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग उसकी जहां होती है, जहां उसका बिजनेस प्लेस है, तो वहां भिजवाओगे और बिजनेस आवर्स के अंदर ही भिजवाओगे, नॉर्मल टाइमिंग पे ही भिजवाओगे, यानी रीजनेबल होना चाहिए।
इसके अलावा देन इसके बाद अगला पॉइंट, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको आमतौर पर देनी चाहिए टू एग्जामाइन द गुड्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह का है तो यानी आप अपनी परफॉर्मेंस को तभी पूरा मान सकोगे अगर आपने सामने वाली पार्टी को भी मौका दिया होगा कि आप जरा जांच परख लो कि सामान सही भी है या नहीं। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको थोड़ी बहुत सी तो देनी पड़ेगी। रीजनेबल शब्द का मतलब क्या होता है? ठीक ठाक। मतलब अब इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। रीजनेबल मतलब जो ठीक ठाक, थोड़ा तो मौका दो। अब जैसे यहां पर कह रहे हैं कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी को कि ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर बी टू एट हिज वेयर हाउस 1000 किलो ऑफ वीट कि 1000 किलो ऑफ वीट भिजवा देना ऑन अ सर्टेन डेट। ए मस्ट ब्रिंग द वीट टू बीज वेयर हाउस ऑन द अपॉइंटेड डे। वो जो कि है वो उसे लेके आ जाना चाहिए। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस बी मे हैव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट द थिंग ऑफर्ड इज अ वीट ऑफ द क्वालिटी कॉन्ट्रैक्टेड। अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें क्वालिटी में इतना ज्यादा ध्यान अगर ना भी रखें तो चलेगा काम, लेकिन ये जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं और भी कुछ एक चीजें, उनके अंदर तो क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। थोड़ी बहुत भी अडल्ट्रेशन से क्वालिटी में बहुत ज्यादा अंतर और इवन दाम में भी ठीक ठाक अंतर बढ़ जाता है। ऊपर से अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में आपको देनी ही चाहिए क्या? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कि आप एग्जामाइन कर लो, खुद को कंफर्म कर लो, उसके बाद ही हम मानेंगे कि ठीक है सब कुछ ठीक से परफॉर्म हुआ है। तो बस यही कह रहे हैं कि हाँ भाई उसे रीजनेबल आप जो कि है अपॉर्चुनिटी दो कि वो चेक करेगी वाकई में। पहली बात तो 1000 किलो है भी या नहीं, नपवा के जाना ठीक से। यूं नहीं कि भाई आए और पटक के और चले गए निकल लिए, ये थोड़ी ना कोई बात होती है। आना तरीके से, क्या वो कांटा है कांटे पर सही से वजन वगैरह करवा के लिखवा के जाना कि हाँ कितने किलो आप दे रहे हो, और साथ ही साथ जो मेरा अपॉइंटेड ऑफिसर वहाँ कोई एम्प्लॉय वगैरह होगा जो जिम्मेदारी मैंने जिसे दी हुई होगी, तो उसे जरा क्वालिटी भी इंस्पेक्ट करा के जाना। ये नहीं कि बस चुपचाप आए आए रखा और बस वो बोल ही रहा था कि कौन हो कहाँ से आए हो और बस रख के चले गए तो ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है। तो ये कोई टेक्निकली एक वैलिड परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। फिर बाद में आप कहोगे हाँ नहीं मैंने तो परफॉर्मेंस दे दी थी, मेरा पैसा निकालो, ठीक है। तो ऐसे नहीं कर सकते, तो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा लिखा हुआ है इट मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन। अब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन एक से ज्यादा हो सकती हैं। आपको पूरी की पूरी ऑब्लिगेशन सही तरह से निभानी है। अगर आपने पूरी ऑब्लिगेशन नहीं निभाई सही तरह से तो जो पार्शियली निभाओगे तो उसे पार्शियल परफॉर्मेंस ही कहेंगे। फिर ऐसे में ब्रीज तो रहेगी थोड़ी बहुत। तो मेन मुद्दे की बात कि पूरी परफॉर्मेंस सही कब रहेगी? जब आप सारी जिम्मेदारियां निभाओगे। अब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ए ने प्रॉमिस किया कि मैं 100 बेल्स ऑफ कॉटन। अब बेल क्या होता है? बेल बेसिकली यूनिट ही है कॉटन की, कुछ यूनिट जैसे किलोग्राम लीटर तो बेल। तो 100 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन अ सर्टेन डे ऑन अ एग्रीड डेट ए ने ऑफर कर दिया है टू डिलीवर द 80 बेल्स ओनली। तो अब इसको क्या कहेंगे? अब अगेन कि भाई ऑब्लिगेशन तो थी आपकी 100 बेल्स को भिजवाने की। अब अगर आप 80 बेल्स भिजवाओगे तो ऐसे में रूल रूल तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि क्या रहेगा? मतलब कि अब मिस्टर बी को क्या कोई मतलब उसके ऊपर कोई दबाव है कि वो 80 बेल एक्सेप्ट करे ही करे, या उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि ठीक है 100 में से 80 तो मिला। तो देखो लो चलता है लॉजिकल, वो बेसिकली यही कहता है कि भाई आपने पूरा नहीं निभाया तो अब तो मिस्टर बी के हाथ में है। ये भी नहीं कहेगा लो कि 80 बेल आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अब तो उसके ऊपर है। अगर वो पार्शल एक्सेप्ट कर लेगा तो ठीक है, वो पार्शल परफॉर्मेंस हो गई आपकी और पार्शल के लिए वो पैसा पे करने का हक रखेगा। लेकिन अगर वो बोले कि हाँ 100 तो भिजवाया नहीं, 80 का मैं क्या करूं, मुझे नहीं लेना ये 80 वैसे, तो ऐसे में लोगों ने बोला हुआ है कि ठीक है वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अगर आप पूरी ऑब्लिगेशन नहीं निभाओगे, पार्शल ऑब्लिगेशन निभाओगे, तो कोई कंपलसरी नहीं है उसको टेक्निकली हम एक वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बोलने ही नहीं वाले अगर आप पूरा नहीं निभाओगे तो ये वाली बात है। समझ गए? देन इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है बेसिकली क्या कि बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म। कौन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म? तो ये तो काफी ज्यादा आसान सी बात है, जिसने वादा किया है वो ही निभाएगा। ए प्रोमिसर हिमसेल्फ। अब नहीं, खुद को किया गया वादा नहीं, प्रोमिसर हिमसेल्फ, प्रोमिसर साक्षात खुद। और देखो टेक्निकली प्रोमिसर होता कौन है? कौन होता है प्रोमिसर? अगर सपोज करो कोई एक ए और बी है,
ए ने बोला मैं सामान भिजवा दूंगा, बी ने बोला मैं पैसा दे दूंगा। कौन है प्रोमिसर? हाँ, दोनों हो सकते नहीं है हमेशा। हर एक पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर टेक्निकली तो प्रोमिसर प्रोमिसी दोनों ही होते हैं। ठीक है जी। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो प्रोमिसर ये है, यही तो है प्रोमिसर कि मैं सामान भिजवा दूंगा। वादा कौन कर रहा है? ये वादा कर रहा है। और प्रोमिसी कौन है? प्रोमिसी ये सामने वाला। लेकिन अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूं, इसके रेस्पेक्ट में, तो वादा कौन कर रहा है? ये कर रहा है। तो प्रोमिसर ये है, प्रोमिसर ये है। तो प्रोमिसर तो दोनों ही होते हैं टेक्निकली। और जो प्रोमिसर है उसके सामने वाला पर्सन प्रोमिसी है। तो वादा निभाता कौन है? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करता है? तो प्रोमिसर। यानी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा? यानी सामान कौन भिजवाएगा? ये मिस्टर ए। पैसा कौन भिजवाएगा? तो मिस्टर बी। तो तो कौन करेगा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म? तो दोनों ही करेंगे। तो टेक्निकली क्या बोलें तो प्रोमिसर, प्रोमिसर हिमसेल्फ। हालांकि अगेन फिर वही बात आ जाती है कि भाई इन लोगों ने अगर सपोज करो अपना कोई एजेंट रखा हो, एजेंट सामान भिजवाने के लिए, अपना कोई मैनेजर, अपना कोई एजेंट, तो क्या एजेंट भी कर सकता है? तो यस, एजेंट भी कर सकता है। और अगर बाय चांस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से पहले ही सामान भिजवाने वाले ही थे, 5 दिन बाद जाना था, आज मिस्टर ए की डेथ हो गई आज मिस्टर ए की डेथ हो गई, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। और क्या करना पड़ेगा? तो यस करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? कंपनी को, फर्म को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जरूर करना पड़ेगा। अगर इसने सामान भिजवा दिया और उसे पैसा भिजवाना था, पैसा नहीं भिजवाया, तो क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा। इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को करना ही करना पड़ेगा। तो लॉ ने सीधी बात कही हुई है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी फॉलो कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। हालांकि कर सकते हैं, ज्यादातर स्थितियों में करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ स्थितियों में कहेंगे कि हाँ कैसे ही करेंगे, कर ही नहीं सकते। भाई अगर सपोज करो मिस्टर ए ने ये बोला था कि मैं सामान भिजवा दूंगा। आप सामान 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 तो बनता है ना, सामान तो फैक्ट्री में बनता है, सामान आप भिजवा सकते हो, वो नहीं तो कोई उसके घर वाले से ही। लेकिन अगर सपोज करो मिस्टर ए ने ये बोला था कि हाँ मुझे 10 लाख रुपए का एडवांस दे दो और मैं बेसिकली 1 महीने बाद आपके थिएटर में आऊंगा, डांस परफॉर्मेंस दूंगा, हाँ हाँ हाँ, और उससे पहले ही मिस्टर ए की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में फिर क्या उसके घर वालों के ऊपर ऑब्लिगेशन है? इतना ही, अब तो नाचना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं होने वाला। ये मिस्टर ए ने अगर सपोज वो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा किस बात का कि हाँ भाई मैं 1 महीने बाद आऊंगा और आपके यहाँ पर आकर पेंटिंग बना के दूंगा, कोई पेंटर होगा, ये अच्छा सा आर्टिस्ट होगा, ठीक है, तो बेसिकली क्या आप उसके घर वालों के ऊपर नहीं, उन्हें आर्ट नहीं आती, ठीक है। तो मुद्दे की बात कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्किल इन्वॉल्व हो, भाई अगर स्किल इन्वॉल्व ना हो, ये सामान वामान बेचना, इसमें स्किल की बातें नहीं है, इसमें बिजनेस की बातें हैं। यहाँ सामान बनाओगे आप, भिजवाओगे। हाँ अगर कुछ खास तरह का सामान है, कोई शिल्पकारी करते हो आप, हैं, मूर्तिकार हो, कोई स्कल्पचर हो आप, ठीक है, तो तब उसमें भी स्किल्स की बातें आएंगी। तो बेसिकली अगर स्किल्स की बातें हैं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ना वो कैसे करेंगे परफॉर्म? तो नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज तुरंत ऑन द स्पॉट, खत्म, खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली जरा देख लेते हैं। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेके दो बातें, दो एग्जांपल देखते हैं जरा। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल कि ए ने वादा किया बी को कि मैं डिलीवरी ऑफ सर्टेन गुड्स कर दूंगा, और ए मे परफॉर्म हिज दिस प्रॉमिस आइदर हिमसेल्फ और कॉजिंग समवन एल्स टू पे द मनी टू बी। अब ए की क्या हो गई? डेथ हो गई बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर अ पेमेंट। तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे पक्का उन्हें पे करना ही करना पड़ेगा, मनी, पैसा, या एम्प्लॉय करना पड़ेगा किसी दूसरे पर्सन को, यानी मैनेजर को जिम्मेदार रहोगे कि हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। जो भी उस कंपनी के अंदर जिम्मेदार पर्सन होगा तो वो उसे वही कि एज एन एजेंट के तौर पर या एज अ पर्सन के तौर पर एम्प्लॉय करेंगे और पैसा वैसा पे करेंगे। और अगर भैया बी की डेथ हो जाती है तो उसे भी अपॉइंट करना पड़ेगा, मतलब जो कि है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी बाउंड रहेंगे कि उन्हें भी जो ड्यू डेट पे है सामान जरूर भिजवाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल था ये तो गुड्स का था। लेकिन वो जो स्किल वाली बात हम कर रहे थे, अब जैसे ए ने वादा किया कि पेंटिंग बना के दूंगा, एक पेंटिंग ए पिक्चर फॉर अ बी, ए इज अ बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस। अब ए इज बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस हिमसेल्फ। अब आगे अगर ही कैन नॉट आस्क सम अदर पेंटर, अगर वो कर नहीं सकता किसी दूसरे पेंटर को अपनी पेंटिंग बनाने के लिए इस तरह की कुछ बातें, और अगर उससे पहले ए की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया ही नहीं जा सकता। ना तो
ए के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, इवन अगर ए के रिप्रेजेंटेटिव भी कहें, क्या कहें कि अरे कोई नहीं हम बना देंगे हम बना देंगे, पैसा चाहिए मगर हैं? अब थोड़ा ज्यादा चाहिए कि देख लो वक्त बुरा चल रहा है वैसे ही, तो हम बना देंगे। तो भाई अगर बी एग्री करेगा तो ठीक है, वो तो एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन अगर बी एग्री नहीं करेगा तो आप बी को कह नहीं सकते कि नहीं करना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट बना के गए थे पिताजी, ठीक है तो अब तो करना पड़ेगा, तो ऐसे हो नहीं सकता, तो ये वाली बात। देन इसके अलावा थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, थर्ड पर्सन। भाई दो पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट है, या चलो इसी वाले एग्जांपल के अंदर भी समझ सकते हैं बड़े आराम से, जहां अगर सपोज करो जो कि है ये दो पार्टीज थी, अब पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट कौन है, पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट तो यही है, मिस्टर ए और बी, ठीक है जी। तो परफॉर्म भी कौन करेगा, पैसा कौन पे करेगा, पैसा करेगा मिस्टर बी, और सामान कौन भिजवाएगा, मिस्टर ए। लेकिन अगर बाय चांस ड्यू डेट पर कोई थर्ड पार्टी है मिस्टर सी, जो कि ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त ना ये था ही नहीं, इसका नामो निशान नहीं था, लेकिन अगर बाय चांस ये थर्ड पार्टी ड्यू डेट पर मिस्टर ए जो कि है वो बोल दे कि अरे मेरे यहाँ सामान बना नहीं है अभी, या बना तो था वो कहीं इधर उधर निकल गया, या बना तो था वो सड़ गल गया, या बना तो था, या वट एवर बात, मैं भिजवा नहीं पाऊंगा। अब ऐसे में मिस्टर बी कहे यार ये तो गलत बात है यार, देख ये तो कोई तरीका नहीं, वो कहेगा नहीं मेरा दोस्त है एक मेरा दोस्त है उसका भी सेम यही काम है, तुम कहो तो, अगर नहीं कहो तो क्या ही कर सकते हैं। तो देखो अब भाई मैं तो नहीं भिजवा पाऊंगा, अब तुम्हें कोर्ट में केस करना है, ये करना है वो करना है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा, ठीक है तो कर ही लो, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है डैमेजेस वगैरह देखी जाएगी, मगर कोर्ट के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, आपको क्या चाहिए, सामान भिजवा रहा हूं मैं, सेम वही क्वालिटी वही दाम, चलो दाम थोड़ा कम लगा देंगे और बोलो ठीक है दोस्त को बोल दूंगा मैं। तो बेसिकली अगर सपोज करो मिस्टर सी यानी एक थर्ड पार्टी अगर सपोज करो परफॉर्म करना चाहे इस मिस्टर बी के टुवर्ड्स, और मिस्टर बी भी अगर एग्री कर जाए, तो ऐसे में तो क्या कहेंगे हम, ऐसे में तो यही कहेंगे कि क्या थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकती है, हाँ कर तो सकती ही है, लेकिन सामने वाले की मंजूरी हो तो, अगर सामने वाले की मंजूरी ना हो तो बिल्कुल भी नहीं। खैर तो अगर सपोज करो थर्ड पर्सन, क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पर्सन, तो अगर आपने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली थर्ड पर्सन से तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, काफी ज्यादा आसान, भाई कल को ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर सी ने तो सामान फिर भिजवा दिया और फिर मिस्टर बी कहे, क्या कहे, मिस्टर बी बहुत तेज हो रहा है, वो कह रहा है मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो तुम्हारे साथ बना था, तुमने तो नहीं भिजवाया, मैं पैसा नहीं दे रहा, ना तो तुम्हें और ना तुम्हें, मैं तो पैसा नहीं दे रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। लॉजिक क्या दिख रहा है कि ऑब्वियसली उसको पैसा देना पड़ेगा, तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा। तो इफेक्ट क्या आता है, जैसे ही आप परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेते हो किसी थर्ड पर्सन से, बताओ इफेक्ट क्या आता है, जैसे आप परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेते हो किसी थर्ड पर्सन से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है कि परफॉर्म हो चुका है, और मान लिया जाएगा परफॉर्म हो चुका है तो आपकी भी जो ऑब्लिगेशंस थी वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। आपकी ऑब्लिगेशन क्या थी, पैसा पे करना, तो आपको भी पैसा जरूर देना ही देना पड़ेगा। तो बेसिकली इसको मान लिया जाएगा कि बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म हो चुका है, तो ऐसे करके बात है। इसके अलावा जॉइंट प्रॉमिस, तो जॉइंट प्रॉमिस वही जो कि मैं कह रहा था कि एक से ज्यादा पार्टीज ने मिलकर कुछ वादा किया है, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। अब जैसे मिस्टर ए बी सी ज्वाइंटली मिलके वादा कर रहे हैं कि हम 6 लाख रुपए पे कर देंगे, किसको, मिस्टर डी को। अब आमतौर पे क्या लगता है, मतलब इस तरह की स्थितियों में रूल्स क्या बनते होंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है। और क्या मिस्टर डी को इस बात से लेना देना है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, तो जवाब है ना, ये इनकी आपस की बात रहेगी, ये कितना कितना देंगे। अगर भाई दो इक्वल ना करके कोई एक 4 लाख बाकी के 1 लाख, तो क्या इसे कोई दिक्कत है मिस्टर डी को, ना इसे क्या दिक्कत है।
तो आप जॉइंटली परफॉर्म करोगे। आमतौर पे जैसे आप जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं तो आपको परफॉर्म भी कैसे करना पड़ेगा, जॉइंटली। अब जॉइंटली इक्वली या अनइक्वली किसी एग्रीड रेशो में, वो आपकी मर्जी है। और बाई चांस अगर कोई एक जॉइंट प्रोमिसर, कोई एक जॉइंट प्रोमिसर अगर कह दे कि नहीं मैं तो नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, तो ऐसे में रूल्स क्या रहते होंगे, क्या लगता है? क्या ऐसे में ये रहेगा कि मिस्टर बी और सी ये बात बोलेंगे कि देख भाई तेरे बटके का तो 2 लाख रुपए बनता था भाई, हम अपना अपना पे कर रहे हैं 2-2 लाख रुपए, यानी टोटल कितना हुआ 4 लाख रुपए। तो हम तो दे रहे हैं मिस्टर डी को कितना 4 लाख रुपए, अब तू नहीं दे रहा, अब देख ले मिस्टर डी भाई तेरी गर्दन पकड़ेगा। तो मिस्टर डी के मिस्टर ए की गर्दन पकड़ेगा, तो मिस्टर डी जो की है वो ए की गर्दन तो हाँ बिल्कुल पकड़ सकता है। मिस्टर डी के पास में तो हक आ गया है, वो तो किसी की भी गर्दन पकड़ लेगा। उसको इन बातों से लेना देना नहीं है कि कौन कितना पैसा दे रहा है, उसे बस इस बात से फर्क पड़ता है मैंने 6 लाख दिया था, मुझे मेरा 6 लाख चाहिए। वो कौन दे रहा है, बात खत्म। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे 6 में से 4 मिले हैं, 2 लाख रुपए मुझे तो चाहिए। अब वो देने के लिए बाध्य है अभी भी सभी के सभी ही हैं, मिस्टर ए भी है, मिस्टर बी भी है, मिस्टर सी भी है। वो तो तीनों से पैसा मांग सकता है। वो तो बोल देगा अबे एक काम करो ना, तुम लोगों ने जब 2-2 लाख रुपए दे दिए, तुम एक और 2 लाख रुपए आधा आधा करके अभी खुद ही दे दो, बाद में सुलटाते रहना आपस में, ठीक है। और क्या, सीधी सी बात है। हालांकि वो बात अलग है, लो उसमें भी फिर बीच में कूद जाता है कि हाँ अगर सपोज करो कि जॉइंट प्रोमिसर जिन्होंने मिलके वादा किया था, जिसमें से अगर किसी एक के डिफॉल्ट की वजह से दूसरों के ऊपर ज्यादा बर्डन आ जाए, तो ऐसे में वो पार्टीज भी फिर उस मिस्टर ए से, मिस्टर ए था ना नालायक, तो इससे पैसे मांगने का हक रखते हैं। बट इसमें कोई भी मिस्टर डी का लेना देना नहीं है। मिस्टर डी तो क्या कहेगा कि मैं आप सबसे पैसा मांग सकता हूं जॉइंटली एंड सेवरली, यानी जॉइंटली सबसे भी मांग सकता हूं, सेवरली अलग अलग भी मांग सकता हूं। अगर मिस्टर ए बी सी में ए और बी दोनों ही डिफॉल्टर हैं, तो ये तो मिस्टर सी को पकड़ लेगा, भैया तू निकाल, सारा निकाल, बाद में निपटाते रहना आपस में, अभी के अभी तुम निकालो सारा पैसा। तो लिखा हुआ है कि ए बी ने जॉइंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। और अब क्या कह रहे हैं कि अगर ए की डेथ हो जाती है, तो अगर ए की डेथ हो जाती है तो फिर वही होगा, कौन 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 जिम्मेदार रहेगा? क्या ए की डेथ तो बात खत्म? नहीं भाई, बी और सी और ए के घर वाले, यही तो रहेगा। खैर, तो लिखा हुआ है देन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट जॉइंटली विद बी एंड सी, एंड लिखा हुआ है एंड इफ ऑल, बताओ क्या चल रहा है ये, इफ ऑल 3 ए बी सी डाई, कार में जा रहे थे, कार पलट गई, ठीक है, तो तीनों के घर वाले संभालेंगे। देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मस्ट जॉइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस। तो आसान सी बात है जॉइंट प्रॉमिस के केस में। हालांकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आगे चलकर भी आएगा दोबारा से, जैसा कि हमने कहा था कि जॉइंट प्रॉमिस ये रहा, ये अलग से भी आपका एक टॉपिक बनाया हुआ है कि लायबिलिटी कैसे आती है जॉइंट प्रॉमिसर की। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हारा ध्यान रखना, पेपर में भी आता है ये, खासतौर से केस स्टडी की फॉर्म में। बहुत सारी सिचुएशन बनाई जा सकती है जॉइंट प्रॉमिस के केस में कि ये हो गया, वो हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसने देने से मना कर दिया ठीक है, तो ऐसे करके कुछ बातें, ठीक है जी। तो ठीक है, ये हो गया।